नमस्ते और स्वागत है। तो आज हमारे सामने जावा का एक फंडामेंटल गाइड है, जावा डेवलपमेंट फंडामेंटल्स, बिल्डिंग योर फर्स्ट एप्लीकेशन। लेकिन आज हम इसे एक ट्यूटोरियल की तरह नहीं देखने वाले। अच्छा, तो फिर हमारा एंगल क्या है? हमारा एंगल है एक सवाल। देखिए, जावा को आए हुए लगभग 30 साल हो गए हैं, जो टेक की दुनिया में मतलब सदियों के बराबर है। हाँ, बिल्कुल। फिर भी आज भी दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स, एंड्रॉयड ऐप्स और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी पर चलता है। क्यों? मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब इस बेसिक हेलो वर्ल्ड गाइड के अंदर ही कहीं छिपा है। ये दिलचस्प है। तो आज का मिशन है इस गाइड को डिकोड करना और जावा की जो लॉन्ग लास्टिंग पावर है उसके पीछे की फिलॉसफी को समझना। ओके, तो हम सिंटैक्स नहीं, स्ट्रैटेजी को एनालाइज कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कोड लिखने से भी पहले, सेटअप से। और जावा की दुनिया में पहला कदम है जेडीके यानी जावा डेवलपमेंट किट इंस्टॉल करना। और यहीं पर पहला बड़ा आइडिया सामने आता है। जेडीके सिर्फ एक कंपाइलर या टूल नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम का गेटवे है। इकोसिस्टम। हाँ, इसमें कंपाइलर है, डीबगर है और सबसे जरूरी चीज JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, सब कुछ शामिल है। ये जावा के उस वादे की पहली ईंट है, एक बार लिखो कहीं भी चलाओ। ये सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये एक वर्चुअल दुनिया बनाने का सामान है जो किसी भी कंप्यूटर पर चल सकती है। ठीक है, तो इस सेटअप वाले हिस्से को जल्दी से पार करते हैं। गाइड में जेडीके इंस्टॉल करने और फिर जावा होम एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का जिक्र है। आजकल के डेवलपर्स के लिए जो शायद पाइथन या जावास्क्रिप्ट से आते हैं, हाँ। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप जैसा लग सकता है। या क्या ये एक तरह का पुराना तरीका नहीं है? ऊपर से देखने पर लग सकता है, बिल्कुल, लेकिन ये जावा की फिलॉसफी का हिस्सा है। जावा होम सेट करना आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताने जैसा है कि देखो, जावा का दिमाग और उसके सारे टूल्स इस पते पर रहते हैं। ओके। अनएम्बिगुअस, रॉक सॉलिड फाउंडेशन बनाता है। एंटरप्राइज की दुनिया में जहां सिस्टम सालों साल बिना किसी रुकावट के चलने चाहिए, ये प्रिडिक्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी बहुत बहुत मायने रखती है। ये एक फीचर है, सिरदर्द नहीं। तो हमारे पास जावा का इंजन यानी जेडीके तो है, पर इसे चलाने के लिए एक कॉकपिट भी चाहिए जहां सारे कंट्रोल्स हों। यहीं पर आइडियाज की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। गाइड में इंटेलिजेंट आइडिया को रिकमेंड किया गया है, जो अपनी पावर के लिए जाना जाता है। लेकिन आज कई डेवलपर्स VS कोड इस्तेमाल करते हैं, जो हल्का है और एक्सटेंशंस पर आधारित है। जावा डेवलपमेंट के लिए इन दोनों की फिलॉसफी में क्या फर्क है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये एक फुली लोडेड एयरबस A380 और एक कस्टम बिल्ट ग्लाइडर के बीच चुनने जैसा है। इंटेलिजेंट आइडिया आपको एक इंटीग्रेटेड पावरफुल कॉकपिट देता है, बेहतरीन कोड कंप्लीशन, डीप रिफैक्टरिंग टूल्स, डेटाबेस इंटीग्रेशन, सब कुछ बॉक्स के बाहर। मतलब सब कुछ पहले से ही मौजूद है। हाँ, वो कहता है हम जानते हैं कि आपको एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए, ये सब यहाँ है। और VS कोड? VS कोड एक मिनिमलिस्ट अप्रोच लेता है। वो कहता है मैं एक हल्का तेज फ्रेम हूँ, आपको जो भी टूल्स चाहिए उन्हें एक्सटेंशन के तौर पर खुद इंस्टॉल कर लो। तो आप अपना खुद का कॉकपिट बनाते हैं। अच्छा। एक छोटे प्रोजेक्ट या माइक्रो सर्विस के लिए VS कोड शानदार हो सकता है, लेकिन जब आप लाखों लाइंस वाले मोनोलिथ पे काम कर रहे होते हैं तो इंटेलिजे की इंटीग्रेटेड पावर अक्सर जीत जाती है। गाइड का इंटेलिजे रेकमेंड करना शायद इसी एंटरप्राइज फोकस की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो सेटअप हो गया। अब आते हैं उस कोड पर जो हर प्रोग्रामर अपनी जिंदगी में एक बार जरूर लिखता है, हेलो वर्ल्ड। मैं कोड बताता हूं। बताइए। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, system.out.println हेलो वर्ल्ड। ईमानदारी से कहूं तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो पाइथन में सिर्फ प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखने का आदी हो, ये बहुत ज्यादा तामझाम लगता है। हाँ, ये लगता है। पब्लिक क्लास स्टैटिक वॉइड, ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ जावा का पुरानापन है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये जावा का दिल है। ये तामझाम नहीं, ये स्ट्रक्चर है। चलिए इसे लाइन बाय लाइन तोड़ते हैं। ठीक है। पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। जावा में हर एक चीज, हर एक लाइन कोड किसी न किसी क्लास के अंदर रहती है। कोई भी कोड आवारा नहीं घूम सकता। अच्छा। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का पहला नियम है। ये शुरू से ही आपके कोड को एक कंटेनर, एक ब्लूप्रिंट में ऑर्गेनाइज करने पर मजबूर करता है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स में केओस को रोकता है। तो ये एक तरह का अनुशासन है जो भाषा आप पर थोपती है। ठीक है, और अगली लाइन जो सबसे डरावनी दिखती है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ये क्या है? ये जावा वर्चुअल मशीन यानी JVM
के साथ एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। हर शब्द का एक मतलब है। ओके। पब्लिक मतलब इसे कोई भी कहीं से भी कॉल कर सकता है। JVM को प्रोग्राम शुरू करने के लिए इसकी ज़रूरत है। स्टैटिक का मतलब है कि इस मेथड को चलाने के लिए हेलो वर्ल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सीधे यहीं से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, JVM प्रोग्राम को सीधे यहीं से शुरू कर सकता है। वॉइड मतलब ये मेथड काम खत्म होने के बाद कोई वैल्यू वापस नहीं करेगा, और मेन ये उस मेथड का फिक्स नाम है जिसे JVM ढूंढता है। ये इतना कठोर इसलिए है ताकि अरबों डिवाइसेस पर चलने वाला JVM बिना किसी कंफ्यूजन के हमेशा ये जान सके कि प्रोग्राम का स्टार्ट बटन ठीक कहाँ है। ये प्रिडिक्टेबिलिटी है। और आखिरी लाइन system.out.println hello world। यहाँ सिस्टम शब्द मेरा ध्यान खींच रहा है। ये कितना गहरा जाता है? क्या ये सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम से बात कर रहा है? बहुत अच्छा सवाल। ये सीधे OS से बात नहीं कर रहा, और यही इसकी खूबसूरती है। सिस्टम जावा की एक बिल्ट इन क्लास है जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक सुरक्षित और स्टैंडर्ड तरीके से इंटरैक्ट करने का एक ब्रिज देती है। अच्छा, एक ब्रिज की तरह। हाँ, आउट उस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब आपका कंसोल, और प्रिंटलन उस ऑब्जेक्ट का एक मेथड है। तो आप असल में OS से नहीं, जावा के बनाए हुए एक सेफ एब्स्ट्रैक्शन लेयर से बात कर रहे हैं। और शायद इसीलिए ये कोड विंडोज, मैकओएस और लाइनक्स तीनों पर एक जैसा काम करता है। तो कोड लिख लिया, अब इसे चलाने की प्रक्रिया में भी एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता, कंपाइलेशन। इंटेलिजे में आप बिल्ड प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं और फिर रन करते हैं। ये 2 स्टेप प्रोसेस क्यों जरूरी है? क्या यही जावा का सीक्रेट सॉस है? बिल्कुल, यही वो सीक्रेट सॉस है जिसने 90s के दशक में क्रांति ला दी थी। जब आप कोड कंपाइल करते हैं तो जावा कंपाइलर आपके लिखे हुए सोर्स कोड को मशीन कोड जैसे 0 और 1 में नहीं बदलता। तो फिर किस में बदलता है? वह इसे एक इंटरमीडिएट भाषा में बदलता है जिसे बाइट कोड कहते हैं। तो ये बाइट कोड क्या चीज है? इसे आप एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट की तरह समझ सकती हैं। ये किसी खास कंप्यूटर जैसे इंटेल या ARM के लिए नहीं बना है। ये एक काल्पनिक कंप्यूटर यानी जावा वर्चुअल मशीन JVM के लिए बना है। ओके। और क्योंकि हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक JVM मौजूद है, विंडोज़ के लिए अलग, मैक के लिए अलग, तो आपका बनाया हुआ वही एक बाइट कोड किसी भी मशीन पर चल सकता है। JVM का काम उस बाइट कोड को पकड़कर उसे असली मशीन के समझने लायक भाषा में ट्रांसलेट करना है। इसी को कहते हैं राइट वंस रन एनीवेयर। वाह! आज ये आम बात लगती है, लेकिन उस समय ये एक गेम चेंजर था। ये तो कमाल है। लेकिन कोडिंग की दुनिया में सब कुछ हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं होता, गलतियां होती हैं। गाइड में 2 तरह की समस्याओं का जिक्र है, कंपाइलेशन एरर्स और रन टाइम एरर्स। कंपाइलेशन एरर्स तो आसान है, जैसे सेमीकोलन भूल जाना या स्पेलिंग गलत लिख देना। आपका आईडी आपको पहले ही बता देता है। वो व्याकरण की गलतियां हैं। जब तक आप वाक्य सही नहीं लिखेंगे, कोई आपकी बात नहीं समझेगा। कंपाइलर भी यही करता है। सही है, लेकिन रन टाइम एरर्स ज्यादा दिलचस्प हैं। गाइड में नल पॉइंटर एक्सेप्शन का उदाहरण दिया गया है। आज के दौर में कई मॉडर्न लैंग्वेजेस के डिजाइनर नल को द $1 बिलियन मिस्टेक कहते हैं। तो क्या ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन जावा की उम्र का एक संकेत है? ये एक बहुत ही वैलिड क्रिटिक है। नल का आइडिया वाकई में प्रोग्रामिंग में बहुत सारी समस्याओं की जड़ रहा है। नल पॉइंटर एक्सेप्शन तब होता है जब आप किसी ऐसी चीज पर कोई ऑपरेशन करने की कोशिश करते हैं जो असल में है ही नहीं, जैसे एक खाली रिमोट का बटन दबाना। जावा के नए वर्जन्स ने इस समस्या से निपटने के लिए ऑप्शनल जैसी क्लासेस इंट्रोड्यूस की हैं, जो डेवलपर्स को नल को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करती हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये एरर एक बहुत कठोर लेकिन ज़रूरी सबक सिखाता है। क्या? कभी भी ये मत मानो कि जो डेटा तुम्हें चाहिए वो हमेशा मौजूद होगा। ये आपको डिफेंसिव कोडिंग सिखाता है। मुझे याद है मेरा पहला एरे आउटसाइड आउटर बाउंड्स एक्सेप्शन। मैं घंटों तक परेशान रहा कि मेरा कोड तो परफेक्ट दिख रहा है, फिर कंप्यूटर क्यों शिकायत कर रहा है। तब मुझे समझ आया कि कंप्यूटर की दुनिया बहुत लिटरल होती है। अगर लिस्ट में 5 आइटम है तो आप छठे आइटम के बाद भी नहीं कर सकते। बिल्कुल,
और यही रन टाइम एरर्स और कंपाइल टाइम एरर्स के बीच का फर्क है। कंपाइल टाइम एरर एक टाइपिस्ट की गलती है जिसे पकड़ना आसान है। रन टाइम एरर एक आर्किटेक्ट की गलती है। ब्लूप्रिंट सही था लेकिन लॉजिक में कहीं कोई कमी थी जो बिल्डिंग बनाते समय सामने आई। सही है। ये एरर्स शुरू में फ्रस्ट्रेटिंग लगते हैं, पर असल में ये आपके लॉजिक को सुधारने के लिए सबसे अच्छे टीचर्स होते हैं। तो हेलो वर्ल्ड तो बस शुरुआत है। गाइड हमें आगे का रास्ता भी दिखाती है, वेरिएबल्स, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और फिर सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और यहीं पर जावा की असली ताकत छिपी है। वेरिएबल्स और लूप्स तो हर भाषा में होते हैं, लेकिन जावा का पूरा अस्तित्व ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सोच पर बना है। तो आज हमने इस छोटी सी गाइड से एक पूरी यात्रा तय की है ना? जेडीके के स्टेबल एनवायरनमेंट से लेकर आईडीई की फिलॉसफी, कोड के हर लाइन के पीछे छिपे स्ट्रक्चर और कॉन्ट्रैक्ट को समझने और बाइट कोड के जरिए कहीं भी चलने की पावर को देखने तक। ये हेलो वर्ल्ड भले ही 2 शब्दों का प्रोग्राम हो, लेकिन इसके डीएनए में वो सारे गुण मौजूद हैं जिन्होंने जावा को आज तक रेलेवेंट बनाए रखा है। बिल्कुल सही। अगर 2 बातें इस गाइड से निकालनी हो तो वो ये हैं। पहली, जावा का पूरा इकोसिस्टम जेडीके, जेआरई, जेवीएम एक वर्चुअल, स्टेबल और प्रेडिक्टेबल दुनिया बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो असल दुनिया के हार्डवेयर की अनिश्चितताओं से आपको बचाती है। राइट। और दूसरी, जावा का वर्बोज या ज्यादा शब्दों वाला सिंटैक्स कोई कमी नहीं है। ये एक डिजाइन चॉइस है। ये आपको स्पष्ट, स्ट्रक्चर्ड और बड़े पैमाने पर मेंटेन करने योग्य कोड लिखने के लिए मजबूर करता है। यही कारण है कि बैंक्स और बड़ी टेक कंपनियां आज भी इस पर भरोसा करती हैं। ये वाकई एक शानदार फाउंडेशन है और ये हमें उस अंतिम विचार पर लाता है जिसे हम श्रोता के लिए छोड़ना चाहते हैं। जरूर। हमने देखा कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम एक क्लास नाम के कंटेनर के अंदर रहता था। गाइड में अगले कदम के तौर पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जिक्र है, जहां आप सिर्फ हेलो वर्ल्ड जैसी क्लास नहीं बल्कि कार, यूजर या बैंक अकाउंट जैसी क्लासेस बनाते हैं। ये सिर्फ कंटेनर्स नहीं हैं, ये डिजिटल ब्लूप्रिंट हैं। इनसे आप असल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कार का रंग या अकाउंट का बैलेंस, और अपने बिहेवियर होते हैं, जैसे कार का स्टार्ट होना या अकाउंट से पैसे निकालना। ये प्रोग्रामिंग के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। तो सोचने के लिए एक सवाल ये है, जब आप साधारण निर्देश लिखने जैसे ये प्रिंट करो से आगे बढ़कर असल दुनिया की चीजों के डिजिटल अवतार यानी ऑब्जेक्ट्स बनाने लगते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, तो ये सोच एक जटिल समस्या जैसे कि एक पूरा सोशल मीडिया ऐप या एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बनाने के तरीके को कैसे बदल देती है। आप सिर्फ कोड नहीं लिख रहे होते, आप एक सिस्टम का सिम्युलेशन बना रहे होते हैं। इस माइंडसेट शिफ्ट का क्या असर होता है?